नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स के सबसे कठिन प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। अगर आपको एग्जाम में फिजिक्स के ट्रिकी क्वेश्चन से परेशान होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तार को मोड़कर दोहरा करके एक साथ मरोड़ दिया जाए तो अब उसका प्रतिरोध क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसका अगर हमें आंसर अटेंड करना है तो देखिए इस तरीके करेंगे कि जब किसी तार को बीच में मोड़कर दोहरा किया जाता है और फिर मरोड़ा जाता है तो तार की लंबाई आधी हो जाती है। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या बनेगा, निकालने के लिए होता है R बराबर रो इंटू यल अपान ए। तो देखिए R बराबर रो इंटू यल अपान ए होता है, जहां पर ये जो R है वो प्रतिरोध है और रो मतलब जो सामग्री है उसका विशिष्ट प्रतिरोध है, जहां पर यल तार की लंबाई है और ए तार का क्षेत्रफल है। अब जब तार को दोहरा किया जाता है तो नई लंबाई, जाहिर सी बात है जब तार को दोहरा किया जाएगा तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई आधी हो जाएगी। ठीक, बीच से मोड़ा जाएगा तो उस तार की लंबाई जो होगी वो आधी हो जाएगी। तो इसलिए जो नया प्रतिरोध बनेगा वो आर डैश, उसको हम मान लेते हैं, तो आर डैश बराबर हो जाएगा रो इंटू यल डैश अपान ए। अब यहाँ पर देखिए जहां यल डैश है वहां पर हम रखेंगे एल अपान टू। तो इस तरीके से जो हमारा नया प्रतिरोध बनेगा वो आर डैश बराबर बनेगा, रो तो रहेगा, ये एल डैश की जगह रख देंगे एल बाई टू और बटे में ए लगा है तो बटे में ए लगा देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनली बन जाएगा वो रो, देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं रो इंटू, या कहा जाए 1/2 रो इंटू यल अपान ए। और जबकि ये देखोगे तो ये आर ही है, ये कितना है, आर है। तो इसलिए जो हमारा आर डैश बराबर बन जाएगा वो आर बाई टू बन जाएगा। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा नया प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, उस प्रतिरोध का आधा हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो प्रतिरोध हैं और 3 ओम तथा 5 ओम के हैं। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। और पहले कह रहा है कि इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए और नंबर 2 पे कह रहा है इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो देखिए समांतर क्रम में जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि ऐसे आमने सामने आपको जोड़ देने हैं। तो 3 ओम का पहला प्रतिरोध है और 5 ओम का दूसरा प्रतिरोध है। तो देखिए जो ऊष्मा, गर्म का मतलब ऊष्मा होता है, तो H बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे आर। जहां पर आपने ओम के नियम से पढ़ा होगा बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर जो है एच, जो एच किसके फिर हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r के। मतलब ये जो प्रतिरोध होगा वह ऊष्मा के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब यहाँ पर अगर हम ऊष्मा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा और यहाँ प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ऊष्मा का मान अधिक हो जाएगा। इसलिए जिस प्रतिरोध का मान कम होगा वह ज्यादा गर्म होगा, अर्थात समांतर क्रम में जो सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध गर्म होगा कौन सा होगा, 3 ओम का प्रतिरोध ज्यादा गर्म होगा। और दूसरा कह रहा है कि अगर हम इन्हें मतलब जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो फिर इसमें से कौन सा प्रतिरोध घटे, मतलब ज्यादा गर्म होगा। तो कह रहा है आप देखिए इन्हें जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये 3 ओम का ऐसे बन जाएगा और 5 ओम का ऐसे हो जाएगा। श्रेणी क्रम का मतलब एक के बाद एक जोड़ देना। तो यहाँ पर जब ऊष्मा का सूत्र निकल के आएगा वो H बराबर आई स्क्वायर आर टी निकल के आएगा, मतलब जो H प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के, या कहा जाए H अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आर के। तो देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया कि अगर हम ऊष्मा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो ऊष्मा बढ़ जाएगी। अतः जिस प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा वह सबसे ज्यादा गर्म होगा, यह इस कारण से 5 ओम का प्रतिरोध ज्यादा गर्म हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि 20, 24 तथा 30 ओम के प्रतिरोध वाले 3 तार हैं, इनको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जब हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो मैंने अभी बताया कि जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है वो इस तरीके से जोड़ा जाता है। तब देखिए पहला प्रतिरोध 20 ओम का था, दूसरा 24 का था, तीसरा 30 ओम का था।
इसमें हम मान लेते हैं पहला वाला R1 है, तो R1 का मान 20 ओम रख लेते हैं। R2 मान लेते हैं इसको, तो R2 बराबर 24 ओम रख लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो तीसरा प्रतिरोध है इसको हम R3 मान लेते हैं, जिसका वैल्यू कितना है, 30 ओम है। अब इसका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालें तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर जो है R1 की जगह पर हम कितना रखेंगे, 20 रखेंगे, R2 की जगह पर रखेंगे 24 और R3 की जगह पर रखेंगे 30। ये वाला 30 मतलब रखते हैं। अब देखिए इनको जब हम जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 74 ओम। तो अतः हमारा जो पहला आंसर हो जाएगा वो 74 ओम हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसी को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। तो देखिए जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे। तो इसमें भी मान लेंगे पहला ओम जो है 20 ओम का था, दूसरा 24 और तीसरा 30 ओम का है। तो जो अगर हमारा समांतर क्रम का जो फार्मूला निकल के आएगा वो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/r1 का मान 20 रखेंगे, R2 की जगह 24 रखेंगे, R3 की जगह पर 30 रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो निकल के आएगा, इन सब का अगर हम लासा निकालेंगे या एलसीएम निकालेंगे तो इसको कहते हैं 120 आएगा। ये कितना आएगा, 120 आएगा। तो देखिए नीचे वाले से नीचे वाले को भाग दिया जाएगा, मतलब 20 से अगर हम 120 को भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और जितना बार इसको डिवाइड होगा उतने से ऊपर हम गुणा करा देते हैं। तो 6 से जब गुणा कराएंगे तो ये 6 बन जाएगा। और इसी तरीके से 24 पंचे 120 5 बार गया, तो 5 से ऊपर गुणा कराएंगे तो ये 5 हो जाएगा। और अगर इसी तरीके से 3 चौक 12 मतलब 120 4 बार में कटेगा, तो 4 से जब हम ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा निकल के आएगा वो 1/r इक्वल टू आ जाएगा 6 5 11 4 15 बटे में 120। तो इसको जब काट देंगे 15 एकम 15 15 अट्ठे 120, तो ये आ जाएगा 1/r बराबर 1/8। ठीक, तो इसको जब हम तिरिया गुणा कराएंगे तो r बन जा r इक्वल टू 8 बन जा 8 ओम बन जाएगा। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन कहा गया है कि किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 8 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। इस समयांतर में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो इस समयांतर में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यू दे रखी है उसको हम निकाल लेते हैं। तो इसमें जो कहा गया है कि जो धारा है उस जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं उसका वैल्यू दे रखा है 5 एम्पियर, और समय दे रखा है t बराबर 5 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो n है उसे हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है, अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो वो दे रखा है 20 ओम। तो H बराबर कह रहा है कि कितना होगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर होता है Q बटे E। जैसा कि आपने पहले पढ़ रखा होगा कि जो आवेश निकालने का फार्मूला होता है Q बराबर n ही होता है। यहाँ पर जो n है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो n बराबर हमारा जो निकल के आएगा, n बराबर निकल के आएगा Q बाई E, जो कि यही बात लिखी गई है। जहां पर जो Q है वो आवेश है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो हमेशा होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। आप देखिए तो जब n बराबर Q बाई टी था, और एक फार्मूला आपने और भी पढ़ रखा है Q बराबर आई टी। तो जहां पर Q है उस जगह पर हम आई टी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर Q है तो यहाँ पर हमने इसकी जगह क्या लिख लिया, आई टी लिख दिया, और बटे में E वैसे के वैसे लिखा रहने दिया। अब जब हम देखते हैं n बराबर, तो I का मान 5 है और T का वैल्यू भी 5 है, तो और E के जगह पर रखेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इतना होता है। तो देखिए जब हम गुणा कराएंगे तो 5 5 हो जाएगा 25, और ई जो बटे में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 ऐसे लिख लेंगे। अब इस तरीके से ये जो अगर यहाँ हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक बनता है। तो अगर इसे हम भाग देंगे तो ये आएगा 15.625 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि दशमलव को एक अंक इधर लेकर जाएंगे। तो जब दशमलव के एक अंक इधर लेकर जाएंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 1.5625 गुणे 10 की पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। इतने आंसर हो जाएंगे। देखिए दूसरा जो बात के रखा है कि जो इसमें उत्पन्न ऊष्मा है उसको भी निकालना है। तो जो ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर I स्क्वायर RT होता है।
तो एच बराबर आई का मान देखिए दे रखा है 5 एम्पियर, तो स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर हम 2 बार 5 लिखेंगे। आर का मान 20 दे रखा है और टी का मान 5 दे रखा है। देखिए सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है, ये जो पहले बात बताई गई थी, तो यही वैल्यू जो है यहाँ पर रख देनी है बस। तो अब देखिए इन सबका जब हम गुणा कराएंगे तो निकल के आएगा 5 पचा 25, 25 पच्चे 125, 125 को जब हम 20 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 2500 जूल, और यही फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जो 5वां क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, और ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और हाई स्कूल के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इसको जरूर देख के जाइएगा। कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं किन्हें कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? 3 क्वेश्चन है, इनको देखिए हम एक एक करके जो है हल करते हैं। तो पहले हम जानते हैं चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबक के एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे पर समाप्त हो जाती हैं। अगर आपको चित्र बनाने का मन करे तो आप चित्र भी ऐसे तरीके से बना सकते हैं। देखिए ये चुंबक है, चुंबक में नॉर्थ और साउथ 2 तरीके से ध्रुव होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक सिरे से निकलकर चुंबकीय रेखाएं दूसरे सिरे पर समाप्त हो जाएंगी। ऐसे ऐसे ये अनवरत रूप से चलते रहेंगे, ठीक, ऐसे ऐसे अनवरत रूप से चलते रहेंगे। आप इसका चित्र इस तरीके से बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, कह रहा है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण समझाइए। तो देखिए पहला चुंबकीय बल रेखाएं के गुण में आता है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। देखिए जैसा कि आपको ये चित्र में दिखाया गया कि ये दो हमेशा क्या करेंगे, बंद वक्र बनाएंगे। फिर दूसरा कह रहा है जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक, तथा जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जैसे चुंबकीय बल रेखाएं कहीं पास पास हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहां पर अधिक होंगी और लौह वस्तुओं को अधिक से अधिक आकर्षित करेंगे। तीसरी बात अगर हम कहें तो कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, जो संख्या नहीं दिशा, संख्या यहाँ पर कर देंगे, दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। मतलब ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं। चौथा कह रहा है कि चुंबकीय ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। मतलब जो चुंबकीय ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, मतलब ये जो ध्रुव होगा इस दोनों ध्रुवों पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की,